हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था कि GSTR 9 फाइल कैसे करें। टेबल बाय टेबल, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन हमने इस पूरी वीडियो को 1 आवर में कवर कर दिया था। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। बट आफ्टर गोइंग थ्रू एवरी इंस्ट्रक्शन स्टिल बहुत सारे डाउट थे कि इस फील्ड टेबल 6A में क्या है, कैसे पॉपुलेट होगी फिगर्स, 6B में क्या रिपोर्ट करना है, 6A1 में क्या रिपोर्ट करना है, 8B में कैसे वो पॉपुलेट होंगी फिगर्स, एंड 8D में अभी भी डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो बहुत सारे डाउट थे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, 24 FAQs रिलीज करे हैं ऑन GSTR 9 एंड 9C, जिसकी मदद से फाइलिंग बहुत आसान हो जाए। मतलब आई एम क्वाइट श्योर आफ्टर गोइंग थ्रू दिस 24 FAQs हमारे जो डाउट है वो नेग्लिजिबल रह जाएंगे। तो लेट मी गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। आई एम CA श्रुतिका गांधी, and by qualification I am a CA and LLB graduate. I have approximately close to 5+ years of experience in GST compliance, advisory, refund and the related areas. So without wasting any time, let's cover each FAQ one by one. So this video will be covered in two parts. In the first part, we will covering about the overview of GSTR 9, table details, auto population of values, how 8A will be auto populated, and other areas. In the next part 2, we will cover table 8A and the ITC reclamation details. टेबल 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो 8D में जो डिफरेंस आ रहा था वो आफ्टर गोइंग थ्रू FAQs आई एम क्वाइट श्योर 99 केसेस में वो डिफरेंस आएगा ही नहीं। और फिर भी आपको कोई डिफरेंस आ रहा हो, फिर भी कोई पर्टिकुलर डाउट है, तो स्टिल फील फ्री टू रीच आउट। विथ इस लेट फी कैलकुलेशन, आप जानते हो GSTR 9 एंड 9C इज ट्रीटेड एज अ सिंगल रिटर्न। अगर सिंगल रिटर्न कंसिडर होते तो उसकी लेट फी कैसे कैलकुलेट होगी, उसके बारे में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स FAQ में दिए गए। 6 चेंजेस टू रिपोर्टिंग लेबल्स, कुछ कुछ रिपोर्टिंग लेबल्स में चेंजेस है जिसकी वजह से क्या मेरी रिपोर्टिंग चेंज होगी, तो वो भी हम जानेंगे आगे। फर्स्ट इज ओवरव्यू ऑफ GSTR 9। GSTR 9 इनेबलमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पोर्टल पे GSTR 9 इनेबल कब होगी। क्या अभी हो चुकी है GSTR 9 इनेबल? यस, GSTR 9 इनेबल हो चुकी है। इसकी ड्यू डेट फाइलिंग है 31 दिसंबर 2025 एंड 9C की भी सेम ड्यू डेट है। GSTR 9 उनको फाइल करनी है जिनकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर इज मोर देन 2 करोड़। 9C उनको फाइल करनी है जिनकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़। तो क्या मेरी GSTR 9 एंड 9C पोर्टल पे इनेबल हो गई है? यस सर। अगर आपने ऑल द ड्यू रिटर्न्स इन्फॉर्म GSTR 9 एंड 3B फाइल कर दिए तो इट विल बी ऑटोमेटिकली एनेबल्ड थ्रू योर GST पोर्टल। इसके लिए कोई भी सेपरेट फॉर्म है, कोई भी सेपरेट कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब पेंडिंग GST रिटर्न्स, क्या मेरी कोई GST रिटर्न्स पेंडिंग है, दैट इज माई GSTR 1 एंड GSTR 3 भी पेंडिंग है, तो क्या फिर भी मेरी GSTR 9 इनेबल हो जाएगी? नो, इन दैट केस GSTR 9 विल नॉट बी इनेबल्ड because most of the instructions of the GSTR 9 table 4 and 5 is your outward, 6 8 is your 9 ITC and 9 is your tax payable and tax paid details। अगर आपको उसको डिटेल में जानना है तो सारे टैब्स को एक एक करके एक्सप्लेन करा हुआ है इन 1 आवर, जिसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप आराम से देख सकते हैं। अराउंड 1 आवर में आपको सारे टेबल समझ आएंगे कैसे कैसे फाइल करनी है। 9 कुछ नहीं है, 9 इज जस्ट अ समरी ऑफ योर GSTR 1 एंड 3B। अगर आपको कोई भी डिटेल्स अमेंड करनी है तो आप उसको कर सकते हो। will be auto populated based on the statement return filed by you, that is GSTR 1 1A। आउटवर्ड डिटेल्स आपकी टेबल 4A 5 में GSTR 1 1 में और IFF से जाएगी, और GSTR 2B में आपकी टेबल 8 से डिटेल्स जाएंगे, GSTR 3B में आपकी टेबल 6 से डिटेल्स जाएंगे। जो भी डिफरेंस होगा टैक्स पेबल एंड टैक्स पेड वो आपको टेबल 9 में दिख जाएगा। तो येस, अगर आपकी कोई भी रिटर्न पेंडिंग है तो वो ऑटो पॉपुलेट नहीं होंगी डिटेल्स, क्योंकि वो सारी डिटेल्स है आपकी GSTR 1 और 3B के बेसिस पे। नेक्स्ट पे चलते हैं, टेबल डिटेल्स। अब टेबल 8A में क्या क्या ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। अब जैसे आप GSTR 9 लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपके पास ना ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड GSTR 9 सिस्टम कंप्यूटेड समरी, डाउनलोड GSTR 1 समरी, डाउनलोड GSTR 3B समरी, डाउनलोड टेबल 8A ऑटोमेटिक डिटेल्स। तो क्वेरी क्या आती है, व्हाट इज टेबल 8A ऑफ GSTR 9 एंड हाउ इट विल बी ऑटो पॉपुलेटेड। GSTN ने रिप्लाई करा है, टेबल 8A में वो सारी डिटेल्स जाएंगी जो कि अप्रैल 2024 से लेके मार्च 2025 को परटेन करती है। मतलब अगर कोई भी इन्वॉइस अप्रैल 2024 से मार्च 2025 डेटेड है तो वो यहाँ फ्लो होगा। टेबल 8 ऑफ GSTR 9 फॉर FY 24-25 कैप्चर्स द डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स परटेनिंग टू F4 25-25 appearing in 2B। Therefore, Table 8A of GSTR 9 will include all the inward supplies pertaining to 24-25 appearing in GSTR 2B of 24-25 and इसमें एक इंक्लूजन है और एक एक्सक्लूजन है। इंक्लूड क्या हो रहा है,
अगर कोई भी इनवॉइस 24-25 का अपीयर हो रहा है नेक्स्ट 2B में, दैट इज बिटवीन अप्रैल 25 टू अक्टूबर 25, मीन्स टिल GSTR 3B फाइलिंग, दैट इज 20 नवंबर तक सामने वाले सप्लायर ने कोई भी 24-25 का इनवॉइस रिपोर्ट करा है, दैट विल बी इंक्लूडेड। और क्या माइनस होगा, क्या एक्सक्लूड होगा, द इनवॉइसेस पर्टेनिंग टू प्रीवियस ईयर 23, 24, 25 अपीयरिंग इन GSTR 2B बिटवीन अप्रैल 24 टू अक्टूबर 24। कोई भी पुराना इनवॉइस है 23, 24 डेटेड, वो अगर आपकी इस वाली 2B में, इस सप्लायर ने इस वाली अपनी 1 में रिपोर्ट करा और इस वाली 2B में मेरी रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो नहीं आएगा। तो टेबल 8A विल ओनली इंक्लूड डिटेल्स विच इज पर्टेनिंग टू FY 24-25। वो 24-25 डेटेड होनी चाहिए, वो रिपोर्ट चाहे अप्रैल 24 में हो या फिर वो अक्टूबर 25 में हो। टाइम पीरियड मेरा कौन सा है, अप्रैल 24 से अक्टूबर 25, इस GSTR 3B फाइलिंग तक ऑफ अक्टूबर 25। नेक्स्ट चलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ IMS और डैशबोर्ड ऑन GSTR 9। क्या IMS डैशबोर्ड जो एक्टिव हो चुका है GSTR 9, क्या उसके एक्शन से मेरी GSTR 9 पे कोई इम्पैक्ट आएगा? IMS से डायरेक्ट इम्पैक्ट कोई नहीं आएगा, बट डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स विच आर एक्सेप्टेड और डीम एक्सेप्टेड वुड हैव अपीयर्ड इन GSTR 2B एंड हेंस विल पार्ट ऑफ टेबल 8A ऑफ GSTR 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 से 25। इसका मीनिंग क्या है, जैसे आपने IMS पे एक्शन लिया विच वॉज एक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 24, तो वो ऑटोमेटिकली मेरी टेबल 8A में चला जाए, मेरे टेबल 2 GSTR 2B में चला जाएगा और GSTR 2B से मेरे टेबल 8A में आ जाएगा अगर वो डेटेड है 24-25। तो GSTR 9 will take the data from GSTR 2B where GSTR 3B had already filed. तो टिल सितंबर 24, तो IMS तो अभी भी ऑप्शनल है, स्टिल पीपल आर डूइंग दैट सर्कुलर, स्टिल पीपल आर रेफरिंग द सर्कुलर नंबर 70 एंड क्लेमिंग द ITC एंड रिवर्सिंग इट एंड रिक्लेमिंग इट। जब वो सप्लायर, जब जो मुझे लगता है कि मैं उसका ITC अपनी रिटर्न में ले सकती हूँ, तब मैं उसको रिक्लेम कर लेती हूँ, जब मेरे पास इन्वॉइसेस आ जाते हैं या मेरे पास गुड्स आ जाते हैं। तो अब बट अक्टूबर 24 से IMS एक्टिव हो गया था, IMS इज स्टिल नॉट कंपल्सरी बट इट विल सून बी कंपल्सरी, तो उसके बेसिस पे कुछ एक्शन ऐसा सच नहीं होगा, बट जो डेटा IMS से फ्लो हो रहा है GSTR 2B में, वो पॉपुलेट हो जाएगा GSTR 9 में, अगर वो इन्वॉइसेस 24-25 से पर्टेन करते हैं तो ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आपने कोई भी एक्शन IMS पे नहीं लिया तो वो डीम GSTR 2B में फ्लो हो जाता है, उसको आप रिवर्स कर सकते हो, रिक्लेम जब मर्जी कर सकते हो। तो जो जो ऑप्शन आपने 3B में लिया होगा उसके बेसिस पे आपके 9 ड्राफ्ट हो गए। ऑटो पॉपुलेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ 9, अब देख लो GSTR 9 जैसे आप फाइनेंशियल ईयर 25-25 सर्च करोगे तो आपका GSTR 9 टैब खुल जाएगा, और GSTR 9 जैसे आप फाइल करोगे वैसे आप 9 से फाइल कर सकते हो, विच इज़ अ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि सेल्फ डिक्लेयर्ड रिकन्सिलिएशन है, सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलिएशन है, में आपको CA सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आप इसको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड से फाइल कर सकते हो। कुछ कुछ डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हो जाती हैं जिसकी वैल्यूज हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे ऑटो पॉपुलेट होती हैं। अब एक डाउट ये आता है कि सप्लाइज थ्रू GSTR 1A। अब GSTR 1A क्या है, GSTR 1 एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको GSTR 1 में कोई गलती होगी, आपसे कोई मिस्टेक होगी, बट आप उसको रेक्टिफाई करना चाहते हो बिफोर 3B फाइलिंग, कि मेरी 1 और 3B में कोई डिफरेंस ना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सेपरेट फॉर्म निकाला है GSTR 1 ने, जो GSTR 1 के बाद फाइल होता है, GSTR 3B से फाइल होता है। अगर आपकी कोई भी डिटेल्स आपको अमेंड करनी है GSTR 1 में, कोई भी डिटेल्स, तो आप GSTR 1A के थ्रू कर सकते हो। Will the supplies added amended through GSTR 1A be considered for auto population of value in table 4A5 of GSTR 9? अब एक डाउट ये आता है कि जो मैंने वैल्यूज अमेंड करी, क्या वो मेरी टेबल 4A5 ऑफ GSTR 9 में ऑटोमेटिकली आ जाएगी? येस, बिल्कुल, बिकॉज GSTR 1A इज पार्ट ऑफ GSTR 1। Yes, from financial year 24-25, the supplies added amended through GSTR 1A will also be considered along with GSTR 1 and IFF for the purpose of auto population in table 4 and 5 of GSTR 9. टेबल 4 एंड 5 में ऑटो पॉपुलेटेड होकर ऑटो डिटेल्स जाती हैं। अगर आपने GSTR 1 में वो डिटेल्स चाहिए वो तो पॉपुलेट होगी, बट आपने कोई 1A में कोई अमेंडमेंट कर दी तो वो भी ऑटो पॉपुलेट होगी। अब रिपोर्टिंग ITC अमाउंट, एक टेबल 6A1 आ गया है, जो कि आई विल शो यू। 6A1 आ गया, ITC ऑफ एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर विच इज इंक्लूडिंग इन 6 अबव अदर देन रीक्लेम। तो इस टेबल में कुछ कुछ क्वेरीज थी, व्हाट इज टेबल 6A, टेबल 6A है क्या, एंड व्हाट अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड। टेबल 6A ऑफ GSTR 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 captures the ITC of preceding financial year claimed by the recipient in the current financial year till the specified period. Specified period क्या है, GSTR 3B ऑफ अक्टूबर 24, जब तक मेरे को ये ITC में अवेल कर सकती थी। कोई भी ITC ऑफ 23-24 जो कि मैंने अवेल करा है,
अप्रैल टू अक्टूबर 24 GST 3B मैं वो यहाँ रिपोर्ट करूँगी। उसके बाद गवर्नमेंट ने और क्लैरिफाई करा है, however any ITC pertaining to 23-24 or any other preceding ITC which have been reclaimed during current financial year on account of rule 37A reversal will not be reported in table 6A of GSTR 9। इसका मतलब क्या है, इनिशियली आपने कोई ITC अवेल करा अपनी बुक्स में इन रिस्पेक्ट ऑफ 23-24 में आपने कोई ITC लिया 100 रुपीज़ का, सपोज उसको आपने रिवर्स कर दिया, उसके बाद आपने जब उसकी पेमेंट कर दी तो आपने उसको रिक्लेम कर दिया। रिक्लेम टेबल रूल्स 37-38 में आप वो ITC रिवर्स और रिक्लेम करते हो जिसकी नॉन पेमेंट आपने की हो विद इन 180 डेज। अगर आपने सप्लायर को नॉन पेमेंट किया विद इन 180 डेज और वो ITC आपने रिक्लेम करा तो वो आपको 6A में रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दैट ITC विल डायरेक्ट बी रिपोर्टेड इन टेबल 6H। Therefore the amount recalculated in table 6A2, उसके बाद जो 6A2 टेबल है that will be 6A minus 6A1 is the ITC pertaining to the current financial year which needs to be bifurcation between 6B to 6H as the ITC of the preceding financial year has been excluded through table 6A। जो भी मेरा जो टेबल 7J है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा। आई विल शो यू टेबल 7। ये टेबल 6J एंड टेबल 7 में कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा क्योंकि जो डिफरेंस है दैट इज I माइनस A2 अबव नॉट 6A1। जो भी नेट ITC है 6A2 इज A माइनस A1 और जो भी 6J में जो मेरा डिफरेंस है दैट इज I माइनस A2 अबव। उसके बाद जो ये डिफरेंस है दैट विल आइडियली बी 0। गोइंग फॉरवर्ड ऑटो पॉपुलेशन ऑफ वैल्यूज़, उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट, जो वैल्यूज़ मेरी 8A में ऑटो पॉपुलेट होके आ रही हैं उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ क्लैरिफिकेशन दिए। When any amendment made by a supplier in his GSTR 1-1A will the changes be auto-populated in table 8A of GSTR 9 Excel and online। Excel and online का मतलब टेबल 8 में दो वैल्यूज़ दिखेंगी आपको, एक तो ऑनलाइन जो आपको पोर्टल पे दिखेगी और एक जब डाउनलोड करोगे एक्सेल तो उसमें एक वैल्यू आएगी। उसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। 5 रीज़न ऑफ डिफरेंसेस CBIC ने मेंशन करे हैं कि हो सकते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। येस, एनी अमेंडमेंट्स इन GSTR 1-1A FFF the auto population in table 8A will be as per the amended record if such amendment applies pertain to FY 24-25। अगर मैंने कोई अमेंडमेंट करी अक्टूबर 25 तक जब मेरे पास टाइमलाइन थी और वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 को परटेन करती है तो वो मेरी टेबल 8A में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 3 एग्जाम्पल दिए हैं क्या क्या केसेस होंगे, आइए देखते हैं। इफ़ एनी इनवॉइस डेटेड 30th March फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज रिपोर्टेड इन April 25 मीन्स नेक्स्ट ईयर रिपोर्ट हुए तो क्या ये अमेंडमेंट मेरी रिफ्लेक्ट होगी। इट अपीयर्स इन बोथ टेबल 8A एक्सेल एंड ऑनलाइन ऑफ GSTR 9 ऑफ फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में रिफ्लेक्ट होंगी क्योंकि हमने पहले जैसे पढ़ा कि अक्टूबर तक अगर कोई भी अमेंडमेंट मेड हुई है तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे। व्हेन द सप्लायर अमेंड्स द इनवॉइस टू 30th April 2025, सप्लायर ने क्या करा 30th March से 30th April इनवॉइस अमेंड कर दिया। अब वो इनवॉइस चला गया नेक्स्ट ईयर में। The invoice now belongs to 25-26, so it is now moved from online table but remains in Excel B2B section for 24-25। अब इसकी मेरी इनवॉइस डेट चेंज करने से क्या हुआ, वो इनवॉइस अगले साल चला गया तो मेरी जो ऑनलाइन जो वैल्यू है समरी है उसमें ये इनवॉइस नहीं आएगा बट एक्सेल में मेरा ये B2B सेक्शन में दिखेगा। और B2B अमेंडमेंट कहाँ जाएगी, मेरी GSTR 2B ऑफ नेक्स्ट ईयर में। तो हमें ये GSTR 2B अप्रैल से लेकर अक्टूबर 25 तक डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसके B2B अमेंडेड सेक्शन में चेक करना पड़ेगा कि कोई भी इनवॉइसेस अमेंड हुआ हो जो कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर डेटेड हो, तो ये चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी। अब इसका उल्टा हो गया तो मीन्स ओरिजिनली तो 25-26 का था बट उसको प्रीपोन करके 24-25 में कर दिया, तो ये बोथ एक्सेल में आएगा B2B अमेंडेड सेक्शन। इसका ओरिजिनल वाला कहाँ गया था 25-26 में B2B वाला में, बट अमेंडेड मेरे पास आ गया 24-25 में क्योंकि इसके इनवॉइस डेट के हिसाब से पकड़ता है। एंड ऑनलाइन टेबल 8A ऑफ GSTR 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। इस केस में आपका डिफरेंस नहीं आएगा ऑनलाइन और एक्सेल में, बट फर्स्ट केस में आपका डिफरेंस आ सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एन इनवॉइस ऑफ ₹100 IGST रिपोर्टेड इन Jan 25 बट लेटर अमेंडेड टू 120 IGST इन Feb 25। बट ऑनलाइन जो आएगा ऑनलाइन तो रिफ्लेक्टेड 120 रिवाइज वैल्यू होगी बट टेबल 8A में आएगा ₹100 B2B में और B2B अमेंडेड सेक्शन में 120 आएगा। तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा B2B अमेंडमेंट सेक्शन में कोई मेरे इनवॉइस अमेंड हुआ हो। एग्जाम्पल सी देखते हैं।
Mr. A, Maharashtra issued an invoice to Mr. B, Delhi. Supplier and recipient state are different. तो IGST चार्ज हुआ appearing in both AT Excel and online for FY 24-25. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. Later the place of supply was changed to Maharashtra in Feb 25. Place of supply change हो गया. महाराष्ट्र CGST बट रिसिपिएंट स्टेट दिल्ली भी है, तो ये ITC मेरा क्या हो गया, इनएलिजिबल. तो टेबल AT Excel शोड इज ट्वाइस. पहले B2B में तो ITC एलिजिबल है, बट B2B ITC में इनएलिजिबल है. बट टेबल AT ऑनलाइन है. टेबल AT ऑनलाइन में वही डिटेल्स आएंगी जो एलिजिबल है. आपकी वो समरी है, मेरे को इतना ITC में ले सकती हूँ, तो उसमें वो डिटेल्स आएंगी ही नहीं, क्योंकि वो एंड ऑफ द डे वो इनएलिजिबल हो चुका है. मूविंग फॉरवर्ड, रिपोर्टिंग ITC इफ क्लेम्ड, रिवर्स एंड रिक्लेम्ड इन सेम ईयर. सर्कुलर नंबर 170 इशू हुआ था, जो कि अब तक फॉलो होता है, बिकॉज IMS हैज़ नॉट बीन मेड मैंडेटरी. कोई भी इनवॉइस अगर मेरे GSTR 2B में आता है तो मैं उसको अवेल करती हूँ, रिवर्स करती हूँ, और रिक्लेम तब करती हूँ जब मुझे लगता है कि इसका ITC मैं ले सकती हूँ एज पर सेक्शन 16 ऑफ द GST एक्ट, 16 एंड 17 बोथ. तो उसके बाद अब आप देखेंगे कि what will be the value of ITC will be reported if ITC pertaining to 24-25 has been claimed, reversed and reclaimed in the same financial year. और कोई ऐसा ITC है जो कि मैंने अवेल करा, रिवर्स करा और रिक्लेम कर लिया इन सेम फाइनेंशियल ईयर, तो इस केसेस में रिपोर्टिंग क्या होगी. इस केसेस में रिपोर्टिंग आपको जो 6A टैब है, इसमें ट्वाइस द अमाउंट आई होगी, इसमें 2 बार अमाउंट आई होगी, तो मुझे 2 बार क्लेम दिखाना पड़ेगा और 1 बार रिवर्सल दिखाना पड़ेगा. टेबल 6 ऑफ GSTR 9 इज ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम टेबल 4A, A to 5 of GSTR 9 for the entire financial year from April 24 to March 25. अब इसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी. जो फर्स्ट टाइम रिपोर्टिंग है दैट विल बी रिपोर्टेड इन टेबल 6B. रिवर्सल शुड बी रिपोर्टेड इन टेबल 7A to 7H एज द केस में बी, एंड रिक्लेम शुड बी रिपोर्टेड इन टेबल 6H. तो 3 टाइम रिपोर्टिंग होगी, 2 टाइम अवेलमेंट एंड 1 टाइम रिवर्सल. फर्स्ट टाइम अवेलमेंट रिपोर्टेड इन 6B, सेकेंड टाइम विल बी री अवेलमेंट रिपोर्टेड इन 6H, एंड रिवर्सल विल बी रिपोर्टेड इन 7A to 7H, जिससे आपका एक बार ही ITC आएगा. इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 एग्जाम्पल दिया है. इसमें टोटल 3 केसेस हैं. फर्स्ट केस ये हो गया, सेकंड एंड थर्ड के भी 2 एग्जाम्पल प्रोवाइडेड है, जिससे हमें बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी. फर्स्ट एग्जाम्पल को गो थ्रू करते हैं. Mr. A has claimed ₹100 IGST in the month of April 24 and reversed the same in October 24 due to non-payment of supplier within 180 days as per Rule 37. The same has been reclaimed in March 25 as payment was made on March 25. तो सेम ईयर में मैंने अवेल करा, फिर रिवर्स करा और फिर री अवेल करा. तो इसकी रिपोर्टिंग का होंगी 3 बार में. फर्स्ट टाइम ओरिजिनल रिक्लेम विल बी रिपोर्टेड इन 6B, रिवर्सल विल बी रिपोर्टेड इन 7A एंड रिक्लेम विल बी रिपोर्टेड इन 6H. सेम सेकंड एग्जांपल में आ जाते हैं. मिस्टर A has claimed ₹100 IGST in the month of April 24, reversed in April 24 due to non-payment as per Circular 170. The same has been reclaimed in May 25. Goods received हो गए. ओरिजिनल वाला 6B में, रिवर्सल वाला 7H जो कि अदर्स केसेस के लिए यूज़ होता है, एंड रिक्लेमेंट विल बी रिपोर्टेड इन 6H. तो 3 बार रिपोर्ट होगा, 6B, 7A to 7H, एंड री अवेलमेंट विल बी रिपोर्टेड इन 6H, जिससे आपको कहीं भी कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, विच इज़ वेरी वेरी क्लियर. चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, नेक्स्ट रिपोर्टिंग में. What will be the value of ITC? How will the value of ITC will be reported if ITC pertaining to 23-24 has been claimed, reversed in 23-24 and reclaimed in 24-25? ऐसा ITC जो कि 23-24 में मैंने अवेल करा, उसको 23-24 में रिवर्स करा, बट री अवेल मैंने 24-25 में करा. हाउ विल दैट ITC बी रिपोर्टेड? बट इसमें आप याद रखिएगा 6A में सिर्फ वैल्यू उसकी एक बार आ रही है, 6A में उसकी वैल्यू एक बार आ रही है, तो हमें उसको रिपोर्ट भी एक बार करना पड़ेगा. तो 6B और 7H वाला रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा. ITC pertaining to preceding financial year which was claimed reclaimed in this which was claimed reversed in this FY 25 for any reason other than Rule 37-13-7A shall be reported in Table 6A, as this ITC is also included in Table 6A above. Further, any ITC which is reclaimed for any reason other than 37-37A shall be reported in Table 6H, as this ITC is already included in 6A above. तो जैसे कि मेरे को एक नया टैब आ चुका है 6A1. 6A1 में वो सारा ITC आएगा जो कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मैंने इस फाइनेंशियल ईयर में अवेल हुआ है, अदर देन ITC रिक्लेम्ड अंडर रूल 37 एंड 37A. तो इसको एक्सक्लूड क्यों करा गया? क्योंकि वो वाला ITC जो कि रूल 37-37A का 23-24 में अवेल एंड रिवर्स करा गया और अवेल री अवेल इस साल किया गया, वो रिपोर्ट होगा टेबल 6H में, वो यहाँ रिपोर्ट होगा. ठीक है.
इसके एग्जांपल देख लेते हैं टू मेक इट मोर क्लियर। इफ एनी आईटीसी pertaining to preceding financial year was claimed and reversed in the preceding financial year but reclaimed other than rule 37 and 37A, तो ये कहाँ रिपोर्ट होगा? ये रिपोर्ट होगा 6A1 में। It will not come in 6H and thus reclaimed ITC to be reported in the table 6A of GSTR 9। सेकेंड एग्जाम्पल में आ जाते हैं। Any ITC pertaining to previous financial year was claimed and reversed in the preceding financial year but claimed in the current financial year, then such reclaim shall be reported in table 6A1 of GSTR 9 for financial year 24-25। This is need not to be reported in table 6H। या तो 6A1 में रिपोर्ट करोगे या तो 6H में रिपोर्ट करोगे। 6H में रिपोर्ट करोगे जो रूल 37-37A के अकॉर्डिंग आपने रिवर्स करा, दैट इज नॉन पेमेंट टू सप्लायर विद इन 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ द इनवॉइस। अब इसमें थर्ड रिपोर्टिंग आ जाती है। हाउ विल द, इसमें अब थर्ड वाला केस आ जाता है, मैंने अवेल एंड रिवर्स तो 24-25 में कर दिया बट री अवेल नेक्स्ट ईयर में करा, दैट इज 25-26 में। हाउ विल द वैल्यू ऑफ आईटीसी विल बी रिपोर्टेड इफ आईटीसी परटेनिंग टू 24-25 हैज बीन क्लेम्ड एंड रिवर्स्ड इन 24-25 एंड रीक्लेम्ड इन FY 25-26। इसमें आप याद रखिएगा कि मेरे को अवेल और रिवर्स, इसमें मेरी जो 6A में है वो एक ही बार फिगर आ रही है। Table 6A of Form GSTR 9 is auto-populated from Table 8A for the entire financial year from April to March as ITC was claimed and reversed in 24-25 itself. Then first टाइम claim होगा 6B में, रिवर्सल claim होगा 6H में, और जो reclaim है वो 24-25 में हुआ है। तो 24-25 में हमें क्या करना पड़ेगा? If the ITC was reclaimed in 24-25 is because of other than Rule 37-37A, इस साल में हमें उसको टेबल 13 में भी दिखाना पड़ेगा फॉर 25-25 एंड टेबल 6A ऑफ GSTR 9 ऑफ FY 25-26। उसकी रिपोर्टिंग दो जगह और एडिशनली होगी, टेबल 13 एंड टेबल 6A। टेबल 13 और टेबल 6A लिंक्ड है, अगर इन दोनों में कोई भी डिफरेंस आएगा तो एक्सपेक्ट अ नोटिस इन दैट केस। दिस विल नॉट बी रिपोर्टेड इन टेबल 6H ऑफ GSTR 9, क्योंकि उसमें क्या रिपोर्ट होता है? रूल 37 है। बट अगर फिर दूसरा केस आ गया, if the ITC which was reclaimed in 25-26 because of rule 37 and 37A, such reclaim will be reported in table 6H of GSTR 9 of 25-26. This is not to be reported in table 13 of GSTR 9 of FY 25-25, 24-25 current year and table 6A of GSTR 9 of FY 25-26। तो कोई ऐसा ITC है जो कि रूल 37-37A के अकॉर्डिंग रिवर्स हो चुका है, तो आप उसको सिर्फ दो जगह रिपोर्ट करोगे। फर्स्ट टाइम अवेलमेंट विल बी रिपोर्टेड इन 6B, रिवर्सल शुड बी रिपोर्टेड इन 7। GSTR 9 इसका 13 में रिपोर्ट नहीं जाएगा ऑफ GSTR 9 ऑफ FY 24-25। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? बस आप एक 6H में इसको रिपोर्ट कर दोगे, नथिंग एल्स टू बी डन इन 24-25-26 एंड 24-25। एग्जाम्पल देख लेते हैं टू मेक इट मोर क्लियर। दो एग्जाम्पल है, एक रूल 37-37A वाला, एक विदाउट रूल 37-37A, दैट इज सर्कुलर 170 वाला। If any ITC of current financial year was claimed and reversed in the financial year 24-25 but reclaimed other than rule 37-37A till the specified period, that is 30th November, original claim report होगा 6B में, reversal report होगा 7H में। इसमें हम कोई भी अमाउंट आपका 8C में नहीं जाएगा, to be kept in mind, जिससे आपका 8D में कोई भी डिफरेंस नहीं जाएगा। reclaim shall be reported in table 13 और reclaim shall be reported in table 6A of next financial year in GSTR 9 of next year। ये दोनों 4 और 5 ये दोनों आपस में लिंक्ड है, कोई भी डिफरेंस होगा तो एक्सपेक्ट अ नोटिस। इफ एनी ITC of current financial year was reclaimed and reversed in the financial year but reclaimed due to rule 37-37A, then such ITC will be reported in GSTR 9 as under। ओरिजिनल जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप है वो तो सेम है, 6B में रिपोर्ट होगा, रिवर्सल जो रिपोर्ट होगा वो 7 टेबल 7 और 7 है एज द केस में भी। रिक्लेम जो होगा वो रिपोर्ट ना ही 8C में होगा ना ही 13 में होगा, तो 8D में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अर्लियर जो 8C था वो 6B एंड 6H की दोनों को फिगर्स को ऑटो पॉपुलेट करा था, जो कि गलत था। अब ये एकदम ठीक हो चुका है, अब आपको इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है टेबल 8C में और 13 में। रिक्लेम शैल बी रिपोर्टेड इन टेबल 6H ऑफ GSTR 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 इन GSTR 9 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो अब इसको बस टेबल 6H में रिपोर्ट करना है, ना ही आप इनको 6A में रिपोर्ट करना है, ना ही टेबल 13 में रिपोर्ट करना है। वो ITC को जो रिवर्सल हो चुका है रूल 37-37 है, दैट इज नॉन पेमेंट टू सप्लायर विद इन 180 डेज वाला। एक दो क्लैरिफिकेशंस और गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है। एक टेबल 6M में रिपोर्टिंग लेबल में चेंजेस हुए हैं, तो क्या इस चेंज होने से क्या मेरी GSTR 9 की रिपोर्टिंग में भी चेंज होगा? वेदर देयर एनी चेंजेस इन द रिपोर्टिंग फॉर टेबल 6M एस लेबल हैज़ बीन चेंज्ड
No label change to table 6M has been aligned with the instructions. As per the instructions, the ITC claim through ITC 1, 2 and 2A shall be reported in 6M of GSTR 9. सिर्फ रिपोर्टिंग लेबल में चेंज हुआ है टू मेक इट अलाइन विद इंस्ट्रक्शंस. अब कोई भी ऐसा आईटीसी जो कि मैंने अमेलगमेशन रिकन्स्ट्रक्शन की वजह से कोई भी आईटीसी जो मैंने अवेल करा वो मैं टेबल 6M में रिपोर्ट करूँगा. वट इज़ टेबल 8A एक्सेल एंड वेयर इट इज़ अवेलेबल. Facilitate the taxpayer, the amount auto-populated in the table 8A online invoice-wise details is provided in Excel sheet as download table 8A. जैसे आप GST 9 का टैब खोलोगे उसके आपको ऊपर ही दिख जाएगा download table 8A document details. Taxpayer can download and refer the invoice-wise document credit note based on which amount is calculated in the 8A online. अब एक छोटा सा डाउट हो रहा था टेबल 8A ऑनलाइन और टेबल 8A एक्सेल में डिफरेंस हो सकते हैं. जी हाँ हो सकते हैं. 5 रीजंस हैं जो कि फटाफट हम देखते हैं. Are there any circumstances where 8A Excel and 8A UI online have different values? यहाँ पर आप देखोगे डाउनलोड टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल्स ये आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से. Yes, these are the 5 conditions in which there might be a difference. Reverse outward supplies appear only in Excel and not online. ऑनलाइन में वही ITC आएगा जो कि आप अवेल कर सकते हो. तो RCM आउटवर्ड सप्लाईज जो कि है सिर्फ आपको एक्सेल में दिखेगा, आपको अपनी ऑनलाइन यूटिलिटी में नहीं दिखेगा. पहले आपने आउटवर्ड सप्लाईज रिपोर्ट करी एज नॉर्मल चार्ज एंड अमेंडेड टू रिवर्स चार्ज, तो वो आपको एक्सेल में दिखेगा. B2B में आपको नॉर्मल वाला दिखेगा, B2B अमेंडमेंट में आपको रिवर्स वाला दिखेगा. ये आपको जो ऑनलाइन है उसमें नहीं दिखेगा. ऑनलाइन ये समरी जो कि ऐसे बनी आएगी टेबल 8 की टोटल समरी कितनी है, टैक्सेबल, इंटीग्रेटेड, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स है. उसके बाद तीसरा आ रहा है आउटवर्ड सप्लाईज रिपोर्टेड एज IGST एंड कॉन्सिक्वेंटली POS इज अमेंडेड एज सप्लाई स्टेट एंड हेंस CGST एंड SGST वाज चार्ज बट रिसिपिएंट स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम द सप्लायर स्टेट. तो ये ITC इनएलिजिबल हो जाता है ड्यू टू PSOS रूल. तो ये जो 8A जो आपका ऑनलाइन है उसमें तो ये आएगा ही नहीं क्योंकि ITC एलिजिबल ही नहीं है. बट जो एक्सेल होगा उसमें आपको B2C एलिजिबिलिटी येस दिखेगी और B2B एलिजिबिलिटी नो दिखेगी दूसरे केस में जब आपने इसका POS अमेंड कर दिया. आउटवर्ड सप्लाईज अमेंडेड फ्रॉम FY 24-25 टू 25-26 ये आपको ऑनलाइन नहीं दिखेगा बट ये आपको टेबल 8A एक्सेल में B2B में दिखेगा और फाइनेंशियल ईयर 25-26 की टेबल 8A एक्सेल में आपको B2B अमेंडमेंट में दिखेगा. इसलिए टेबल आपको 8A मतलब आपको GSTR 2B ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल अक्टूबर भी डाउनलोड करनी पड़ेगी इस केसेस के लिए. आउटवर्ड सप्लाईज कॉन्सिक्वेंस इसका रिवर्स केसेस, इसके रिवर्स केसेस ज़्यादा आसान है. amended from 25-26 to 24-25 then it will appear in both Excel and online. इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा बट B2B ओरिजिनल वाला 24-25 में रिपोर्ट हुआ है. यहाँ पर आपको B2B अमेंडेड सेक्शन वाला ही दिखेगा अपनी एक्सेल में. इसमें एक नोट दिया हुआ है विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इट मे बी नोटेड दैट 8A ऑनलाइन इज करेक्टली पॉपुलेटेड वेयर देर आर सम अबव मेंशन्ड एडिशनल रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन 8A एक्सेल. तो आपको एक छोटा सा रिकन्सिलेशन भी करना पड़ेगा 8A ऑनलाइन और 8A एक्सेल डिफरेंस शीट में. अगर उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसको आपको जो डिफरेंस का रीज़न है आपको उसको देखना पड़ेगा. अगर वो डिफरेंस नहीं आ रहा विच विल बी द केस इन 90% ऑफ द टैक्स पेयर्स तो की वेल एंड गुड. अब फोर्थ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. इसमें हम कवर करेंगे टेबल 8 विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब आप सोच रहे होगे कि मेरी टेबल 8 में डिफरेंस आएगा ही नहीं. अगर डिफरेंस आया तो नोटिस आएगा. तो इसमें आप ट्राई करिएगा कि एज़ पर इंस्ट्रक्शंस ही आप जाएंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा. अगर इंस्ट्रक्शंस को वायलेट करेंगे और अपने अकॉर्डिंग आप टेबल 8 में डिफरेंस निकाल लेंगे और उसका रिकन्सिलेशन बना लेंगे तो अननेसेसरी नोटिस आएंगे जिसका कोई फ़ायदा नहीं है. करेक्ट रिपोर्टिंग करिए और सही सीधा सीधा चलिए. तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टेबल 8A ऑफ GSTR 9, टेबल 8C ऑफ GSTR 9 में क्या क्या डिटेल्स आएंगी, टेबल 8C में क्या क्या इंक्लूड होगा, ITC कुछ क्या क्या रिपोर्टिंग होगी. एग्जांपल्स कवर करेंगे 8D 8H कोई डिफरेंस नहीं आएगा. टैक्स पेबल एंड टैक्स पेड इन GSTR 9 को कवर करेंगे. एडिशनल क्लैरिफिकेशन है. रिपोर्टिंग सिनेरियो एग्जांपल 1 2 3 इसमें पूरी कवर हो जाएगी कैसे कैसे रिपोर्टिंग होगी. लेट फी कैलकुलेशन कैसे कैसे होगी उसके एग्जांपल्स भी हैं. चेंजेस टू रिपोर्टिंग लेबल्स कुछ रिपोर्टिंग लेबल्स में चेंज है तो वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो. फॉर फर्दर डाउट एडिशनल क्लैरिफिकेशन प्लीज़ फील टू रीच आउट. मेल ID कमेंट सेक्शन में अपलोडेड है. तो इसके अलावा अगर आपको सारी डिटेल्स 9 ये एक्सेल बहुत ब्यूटीफुल एक्सेल मेंटेन्ड है. अगर आपको इसके थ्रू एक एक टैब को समझना है तो उसकी जो वीडियो है वो भी अपलोडेड है. नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा. अगर आपको इस एक्सेल को बाय करना है या कोई भी एडिशनल सपोर्ट चाहिए 1 ईयर एडिशनल सपोर्ट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद दिस एक्सेल. तो इंस्ट्रक्शंस बाय की भी है, आप यहाँ पर जाके बाय भी कर सकते हैं. फिर जाके आपको टॉपमेट का लिंक खुल जाएगा. फिर आपको एक्सेल यूटिलिटी बाय कर सकते हैं जो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है. 1 ईयर फुल सपोर्ट भी है इसके साथ.
पूरी इंस्ट्रक्शंस है, 9 9C कैसे कैसे फाइल होती है, हर एक के साथ इंस्ट्रक्शन कवर्ड है, हर टैब के साथ इंस्ट्रक्शंस कवर्ड है, आपको अलग से रेफ़र करने का भी टैब ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू।